अवामी जमहूरियत चीन के स्टेट काउंसिल के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा किया। ये दौरा इस साल के शुरू में नई हुकूमत के क़याम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का पहला दौरा है। ये पतंग मुकाबले के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ इनके पास वैसा नहीं होता। ये पुरअमन सरगर्मी है। यहाँ ये ज़्यादातर ताउन से जुड़ा हुआ मामला है, जैसा कि कोई मेरी पतंग ठीक करने में मेरी मदद करता है। आबपाशी के अमल से पानी काश्त के लिए तैयार जमीन में पौधे की जड़ों से लहरों की मानिंद दाखिल होता है, जो जड़ों में नाकाफी ग़िज़ाइयत, कम पानी और खाद के इस्तेमाल की शरह, ग़िज़ाई अज्जा का ज़िया और कीड़ों की अफज़ाइश जैसे मसाइल को हल करता है, जो आमतौर पर रिवायती तरीका कार की वजह से पैदा होते हैं, जिसमें बीजों पर ऊपर से पानी छिड़का जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। अवामी जमहूरियत चीन के स्टेट काउंसिल के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा किया। ये दौरा इस साल के शुरू में नई हुकूमत के क़याम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का पहला दौरा है। चीनी सरमायाकारी को राग़िब करना इस दौरे का अहम मरकज़ है। शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों की अपग्रेडेशन को तेज करने के लिए सरगर्म हैं। बातचीत में तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और सिक्योरिटी, तवानाई और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तावन बढ़ाने का भी इहाता किया जाएगा। Shenzhen. A few decades ago, it was a small शेंजन चंद दहाइयाँ कबल माहीगिरी से वाबस्ता अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था, और आज सिर्फ 13 मिलियन अफराद की आबादी वाले शेंजन की जीडीपी $500 बिलियन को छू रही है। क्या ये इस सदी का मोजज़ा नहीं है? चीन और पाकिस्तान दोनों में अहम कारोबारी इदारों के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत, बिलखुसूस कई अहम शोबों में सरमायाकारी के बेपना इम्कानात पर जोर दिया। They're going to have B2B interactions with counterparts here. वज़ीर आज़म एक बड़े तिजारती वफ़द के साथ शेंजन पहुँचे हैं। वो शहर में B2B मामलात के हवाले से अपने हम मनसूबों के साथ बातचीत करेंगे। इस कोशिश का मकसद चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। शहबाज शरीफ के दौरे का एक अहम पहलू तेल और गैस, तवानाई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में चीनी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें करना था। हम EPC कंपनियों को न सिर्फ पाकिस्तान आने और अपने डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और तरक्याती कामों को संभालने का मौका फराहम कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें मुल्क में इक्विटी पोजीशन हासिल करने की भी दावत दे रहे हैं। मैं जिन दो कारोबारी अफराद के साथ बैठा था, वो बिल्कुल इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे। उनमें से एक $10 बिलियन की सरमायाकारी के मंसूबे के इम्कान को देख रहा है, जो मुमकिना तौर पर GCC मुल्क, चीनी कंपनियों और पाकिस्तानी पेट्रोलियम कंपनी PSO के दरमियान 3 तरफा शराकतदारी होगी। जबकि दूसरा फ़र्द PRL का CEO या MD है, जो नई रिफाइनरी पॉलिसी के तहत मौजूदा रिफाइनरी को अपग्रेड करेगा। ये मंसूबा काबिल कदर है। In my opinion, we have ample resources of energy in Pakistan. मेरे ख्याल में अगरचे पाकिस्तान में हमारे पास तवानाई के वाफर वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें मौसर तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हो सके। लिहाजा हम जो कह रहे हैं वो सनत में इस पावर की मुंतकिली है। अगर हम तवानाई को सनत में मुंतकिल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये निचली सतह, ख़ास तौर पर ज़रई शोबे के लिए तरक्की का ज़रिया हो सकता है। हल सिर्फ टेक्नोलॉजी है। हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात को ज़रई शोबे में मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजीज़ लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सीड टेक्नोलॉजी और फूड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे शोबों में, जो हमारे ज़रई शोबे में तरक्की का अहम हिस्सा बन सकती हैं। आज हमने एक चीनी ब्रांड मिकी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं।
یہ معاہدہ سمارٹ واچز پر توجہ مرکوز کرتا ہے کیونکہ ہم پہلے ہی موبائل فون انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں AI مصنوعات بشمول سمارٹ واچز اور بلوٹوتھ ہیڈ فون شامل ہیں جن کا ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ یہ ایونٹ چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان میچ میکنگ کا ایک شاندار موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم نجی شعبے سے وابستہ پاکستان سے 130 سے زائد لوگوں کو لائے ہیں۔ ایسے روابط ہی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مضبوط تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم واقعی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں اور انٹرنیٹ، ڈیجیٹل، انٹرنیٹ آف تھنگز، ٹیکنالوجی، AI اور ویب 3 سمیت اس میں آنے والی ہر چیز کے ساتھ مل کر ترقی کر سکیں۔ تو آج میرے خیال سے جب بھی ہماری کمپنیز، میں آپ کے ساتھ جب بات بھی کر رہا ہوں تو مجھے ابھی تک انفارمیشن ملی ہے، میرے خیال 3 گھنٹے گزرے ہیں لیکن بہت سارے MOUs، بہت سارے ایگریمنٹس ابھی بھی بزنس مین بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بڑا پازیٹیو ہے۔ اور اسی طریقے سے میرا خیال اونرشپ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے لی ہے مسلسل منسٹروں کو انگیج کر کے، اور یہاں بھی ہمیں ذمہ داری دی ہے، تو اس کا ایک بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے۔ پاکستان کا مقصد بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قرضوں کے بحران کے درمیان اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے، جس میں اربوں ڈالر کا اقتصادی منصوبہ کافی مواقع پیش کر رہا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری، جو کہ مشترکہ طور پر BRI کی تعمیر کے عمل کے تحت ایک اہم کوشش ہے، اپنے آغاز سے ہی ایک اہم قوت رہی ہے۔ اس نے پاکستان میں 25.4 بلین ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کی ہے، 2,36,000 ملازمتیں پیدا کی ہیں، 510 کلومیٹر ہائی ویز کی تعمیر کی ہے، 8,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے میں سہولت فراہم کی ہے اور 886 کلومیٹر کا کور ٹرانسمیشن نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ ان پیش رفتوں نے پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کو نمایاں طور پر آگے بڑھایا ہے۔ یہ دورہ CPEC کے دوسرے مرحلے کی بنیاد رکھے گا، جس سے پاکستان کے لیے خاطر خواہ اقتصادی فوائد حاصل کرنے اور روزگار کے اضافی مواقع حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے خیال میں وزیر اعظم کے دورہ چین کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پاکستان ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہو۔ وزیر اعظم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مرحلے میں یہ ترقی نجی شعبے کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنے کیمرے گھماتے ہیں تو آپ کو صرف نجی شعبے کی کمپنیاں نظر آئیں گی۔ آپ ابھی ہال میں دیکھیں گے کہ نجی شعبے کی پاکستانی کمپنیاں اپنے شعبے کی چینی کمپنیوں سے ملاقات کر رہی ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پاکستانی نجی شعبے اور چینی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے پر توجہ دینے کے ساتھ حکومتی شمولیت میں کمی آئے گی۔ اس تبدیلی کا مقصد پاکستان کے مالی بوجھ میں سے کچھ کو کم کرنا ہے۔ حال ہی میں چین کے شہر ویفانگ میں 41ویں ویفانگ بین الاقوامی پتنگ بازی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 60 ممالک اور خطوں کے 350 غیر ملکی دوستوں نے شرکت کی، جو ایشیا، یورپ، اوشیانیا، امریکہ اور افریقہ سے آئے ہیں۔ اس بین الاقوامی پتنگ بازی میلے کے 2 دنوں میں سیاحوں کی تعداد 2,48,600 تک پہنچ گئی۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آج ہم ویفانگ پہنچے ہیں۔ ویفانگ کو پتنگ دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، اسے پتنگوں کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ ویفانگ میں سے 70% سے زائد پتنگیں پوری دنیا کو برآمد کی جاتی ہیں۔ ویفانگ کے بارے میں نے ایک کہاوت سنی ہے کہ اگر ویفانگ کے لوگوں کو آپ ایک رسی دو تو یہ دنیا کو آسمان پر بھیج سکتے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک پتنگ میلہ منعقد ہوتا ہے۔ چلیے میرے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں اس میلے کو۔ آج ہم نے روایتی تتلی نما شکل کی پتنگیں اور ابابیل نما پتنگیں دیکھی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مختلف اقسام کی اتنی خوبصورت پتنگیں بنائی کیسے جاتی ہیں اور پھر انہیں کیسے کامیابی کے ساتھ آسمان پر اڑایا جاتا ہے۔ آئیے مل کے دیکھتے ہیں۔
I came more to represent Pakistan. Near Chicago. I'm Yeah. from Egypt. I'm from Sweden. Right now. मैं फ़िलहाल उस पतंग को सराह रहा हूँ जो उड़ रही है, अगरचे मैं नहीं जानता कि उसे क्या कहते हैं। वो वाली पतंग, ठीक वो वाली, मुझे वो वाकई पसंद है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। First time I came more to represent Pakistan. तो इसी वजह से मैं इधर ही हूँ, लेकिन जितना मुझे अच्छा लगा है तो मैंने कभी ज़िंदगी में इतना अच्छा महसूस नहीं किया है। बेहतरीन है। हमने देखा पाकिस्तान में तो छोटी छोटी पतंगें उड़ाते हैं, यहाँ ये बड़ी बड़ी, तो इनको देख के आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर आए हैं। कुछ लोग चीन की पतंगे उड़ा रहे हैं और ये हमारी कौमी पतंग है जिसे हमने खुद बनाया है। ये पतंग मेरे मुल्क और शायद भारत और आपके मुल्क में भी जब हम पतंग उड़ाते हैं तो ये अक्सर एक मुसाबकती सरगर्मी होती है, जहां हम एक दूसरे की पतंगे काटने की कोशिश करते हैं। आम हालात में हमारा मुकाबला होता है। मुकाबला ये नहीं होता था कि आपने अपनी पतंग कितनी ऊंची उड़ाई है, बल्कि इसे दूसरों की पतंगे काटने के लिए इस्तेमाल करना है। ये हमेशा से शदीद ख्वाहिश रहती, लेकिन यहाँ इनके पास वैसा नहीं होता। ये पुरअमन सरगर्मी है। यहाँ ये ज़्यादातर ताउन से जुड़ा हुआ मामला है, जैसा कि कोई मेरी पतंग ठीक करने में मेरी मदद करता है। वाह, कमाया। ये है से ढूंढता हूँ मेरी पतंग कहाँ।这个好还是我的？可以可以可以，太离了。留下。 हम आपको वे फांग में रखना चाहेंगे, वो फांग ला। फिर तो मैं मोटा हो जाऊंगा। जिंदाबाद। ओके। इस साल के पतंग मेले में 60 ममालिक और खित्तों से 350 से ज़ायद शुरका ने शिरकत की। वर्ल्ड काइट पार्क ने सिर्फ 2 दिनों में 2,48,600 ज़ायरीन को अपनी जानिब राग़िब किया। काइट फेस्टिवल एक चैनल के तौर पर वेई फांग ने सकाफती तबादलों को बढ़ाने के लिए एक गोल्डन ब्रांड बनाकर मकामी सियाहत को फ़रोग़ दिया। मैं बहुत खुश और पुरजोश हूँ और मैं पहली मर्तबा वेफांग में आया हूँ। मैं फेस्टिवल में हज़ारों लोगों की जोशो खरोश से भरपूर शिरकत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं पतंग मेले की तकरीबात में शरीक होकर बहुत खुश हूँ। चीन में पतंगों की तारीख 2000 साल पुरानी है। एक रवायत के मुताबिक इब्तदा में लकड़ी से परिंदे बनाए गए और इन्हें तैयार होने में 3 बरस लगे। बाद में लकड़ी की जगह बांस ने ले ली और ऐसा उस वक्त तक जारी रहा जब तक मशरकी हन शाही खानदान के दौर में कागज साजी इजाद नहीं हुई थी। तब से पतंगों को कागज से बनाने का काम शुरू हुआ, जिसे कागजी पतंग कहा जाता है। वेई फांग ड्रैगन हेड सेंटीपैड पतंग की शक्ल इख्तियार करता है और इसकी जो चोटी है ऊपर से आपको ड्रैगन की तरह नज़र आती है, जबकि नीले चमकदार टाइलें आपको मोर की मानद बिल्कुल नज़र आती हैं। अगर आप इसे आसमान से देखें तो ये आपको ड्रैगन से मुतशाबिह बिल्डिंग नज़र आएगी।
हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ अक़साम की पतंगें मौजूद हैं। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पतंगें हैं। ऊपर लटकी हुई वेफांग की मशहूर रिवायती पतंग है, जिसमें ड्रैगन का सर और सेंटीपीड का धड़ है। इसके अतराफ में 6 खूबसूरत फिनिक्स परिंदे हैं, जो ड्रैगन और फिनिक्स के दरमियान हम आहंगी का एक खूबसूरत नज़ारा पैदा करते हैं। ये बड़ी पतंग, जिसे चाइनीज़ जायंट ड्रैगन कहा जाता है, आपके ख्याल में ये कितनी लंबी है? 100 सेंटीमीटर। दरअसल ये और भी तवील है। पतंग की लंबाई इसकी दुम समेत तकरीबन 280 मीटर होती है। ड्रैगन का महज सर ही 4.2 मीटर लंबा होता है, जबकि जिस्म की लंबाई 3.6 मीटर होती है। इसे तकरीबन 20 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। इसके इतने बड़े साइज के बायस इसे आसमान तक पहुंचाना मुश्किल था। उड़ाते वक्त पतंग को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। हर एक हिस्से को हवा में आपस में जुड़ने से पहले अलग अलग उड़ाया जाए। इसे मुकम्मल तौर पर आसमान तक पहुंचाने के लिए 2 घंटे की मेहनत लगी, लेकिन एक बार जब ये वहां पहुंच गई तो फिर वो मंजर हैरत अंगेज था। सबसे बड़ी पतंग पर बात करने के बाद हमारे पास हमारी गैलरी में 2 निस्बतन छोटी पतंगें मौजूद हैं, जो साथ वाले नुमाइशी हाल में रखी गई हैं। आप उन्हें वहां ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये 2 छोटी पतंगें हैं जो मुझे यहाँ देखने को मिली हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम आपको चीन के देही इलाकों में ज़री शुबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखा चुके हैं, आज हम आपको सूबाई शेंडोंग के शहर शोगुआंग में स्मार्ट ज़राअत का तजर्बा दिखाते हैं। ज़राअत एक रिवायती और बुनियादी सनत की हैसियत में नई पैदावारी कुव्वतों को तैयार करने के लिए एक अहम शोबे के तौर पर मौजूद है। शूगुआंग शेंडुंग में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो ये है कि किस तरह टेक्नोलॉजी माहिरीन ज़राअत में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत और बिग डेटा जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अमल में लाते हैं। इस तरह किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। शूगुआंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल हाईटेक डेमोन्स्ट्रेशन बेस आपकी आम एग्रीकल्चरल साइट से मुख्तलिफ होती है। ये एक फैक्ट्री की तरह लगता है। बीज लगाने वाली नर्सरी में रिपोर्टर्स ने काश्त का एक अनोखा तरीका देखा। सबस्ट्रेट के नीचे से ग़िज़ाइयत का महलूल लगाया जाता है, जो पानी की सतह में इजाफे के साथ पौधों को सैराब करता है। इस टाइडल सीडलिंग कल्टीवेशन मेथड के फ़वाइद क्या हैं? आबपाशी के अमल से पानी काश्त के लिए तैयार जमीन में पौधे की जड़ों से लहरों की मानिंद दाखिल होता है, जो जड़ों में नाकाफी ग़िज़ाइयत, कम पानी और खाद के इस्तेमाल की शरह, ग़िज़ाई अज्जा का ज़िया और कीड़ों की अफज़ाइश जैसे मसाइल को हल करता है, जो आमतौर पर रिवायती तरीका कार की वजह से पैदा होते हैं, जिसमें बीजों पर ऊपर से पानी छिड़का जाता है। तारुफ के मुताबिक सीडलिंग कल्टीवेशन यानी बीज की काश्तकारी के इस तरीके से पता चलता है कि बंजर इलाकों में तरक्की का काफ़ी हद तक इम्कान पाया जाता है। ये प्रोग्राम शुदा बीज की काश्त का तरीका बैरून मुल्क इन शहरों के लिए मौजू है जिनको कम मेयारी जमीन या खराब मौसमी हालात जैसे चैलेंजेस का सामना है। इसके अलावा इससे जमीन की बचत होती है। ये मौसम के उतार चढ़ाव से मुतासिर होता है, ना जमीन की अदम दस्तयाबी इसके लिए मसला बनता है, और इससे खाद की रिसाइकलिंग की सहूलत भी फराहम होती है। ये हमारे ग्रीन हाउस का विजुअल मैनेजमेंट क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के साथ हम बर वक्त ग्रीन हाउस में दर्जा हरारत, नमी, तापकारी की सतह और कार्बन डाइऑक्साइड के मवाद को मॉनिटर कर सकते हैं। ये ग्रीन हाउस के अंदर मुख्तलिफ माहौलियाती सिस्टम्स जैसे पंखे, वेंट्स, इंसुलेशन, शेडिंग और छिड़काव के खुदकार इंतजाम और शेड्यूल के मुताबिक कंट्रोल की भी सहूलत फराहम करता है। सर्विस प्लेटफॉर्म को ग्रीन हाउस का दिमाग समझें। यह हर चीज़ की निगरानी करता है और चीज़ों को आसानी से चालू हालत में रखता है। मुस्बत दबाव माहौलियाती कंट्रोल यूनिट को ग्रीन हाउस के फेफड़ों के तौर पर तस्वुर कर सकते हैं। ये हरारत, ठंडक, फिल्टरिंग, CO2 को शामिल करके और ओजोन से जरासीम कुश करके दर्जा हरारत, नमी और हवा के मयार को कंट्रोल करता है।
बुनियादी तौर पर ये ग्रीन हाउस माहौल की बेहतरीन नशोनुमा के हालात को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। ग्रीन हाउस के फेफड़ों और दिमाग को जानने के बाद आइए इसके जिस्मानी हिस्सों का जायजा लें। ये हमारे सामने 80,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित शुगुआंग टाइप इंटेलिजेंट ग्लास ग्रीन हाउस है, जिसे फिलहाल चीन के सबसे ज़्यादा तवानाई के काबिल, आला कारकर्दगी और माहौल दोस्त इंटेलिजेंट ग्लास ग्रीन हाउस के तौर पर जाना जाता है। अब इतने बड़े शीशे के ग्रीन हाउस को तवानाई की बचत क्यों कहा जाता है? 我们整个温室通过2个方面来进行保温，一个呢是 जब तवानाई की कारकर्दगी की बात आती है तो हमारा ग्रीन हाउस 3 अहम अवामिल पर तवज्जो मरकूज करता है: अमूदी जाविये, संकन डिजाइन और बैरूनी इंसोलेशन। संकन डिजाइन का मतलब है कि ये सतह जमीन से नीचे बनाया गया है, जबकि अमूदी जाविये से इसका वसी होना मुराद है, जो सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा जज़ब करता है। जहाँ तक बैरूनी इंसोलेशन का ताल्लुक है, हमने मौसम सरमा की गर्मी के लिए बैरूनी दीवारों को इंसोलेशन वाले लिहाफ से ढांप दिया है। इसके अलावा हमारे ग्रीन हाउस का पेरीमीटर ग्लास ट्रिपल पैन डबल कैविटी की तामीर की खसूसियात का हामिल है, जो आला दर्जे की इंसोलेशन और तेजी से हिद्दत फराहम करता है। जो चीज हमें मुनफरिद बनाती है वो हमारा गर्मी का बहाली का निजाम है। दूसरों के बरक्स हम एयर सोर्स हीट पंप और सूरज की रोशनी दोनों से गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। इस इजाफी गर्मी को फिर पार्क के अंदर रिसाइकिल किया जाता है, जो हमारे स्मार्ट ग्रीन हाउस को आरामदेह और गर्म रखता है। हमने जो कुछ जमा किया है उससे ये ग्रीन हाउस कल्टीवेशन मॉडल शुगुआंग से आगे चीन के मुतादिद शहरों और काउंटियों के साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुश्तरका तौर पर तामीर करने वाले ममालिक और खित्तों तक फैल चुका है। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने भी मकामी रहनुमाओं से ज़रई ताउन पर बातचीत की है। ये शुगुआंग मॉडल की अपील को वाज़े करता है। ये पैदावार ही है जिसकी वजह से एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया गया है। हमारा लॉजिस्टिक्स पार्क तकरीबन 3 अरब चीनी युआन की कुल सरमायाकारी के साथ 3,000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। सालाना हम 3 मिलियन टन सब्जियों की तिजारत करते हैं, जिससे तकरीबन 10 अरब युआन का कारोबार होता है। हमने कामयाबी के साथ मुल्क गिर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कायम किया है। मुल्क के कोने कोने से पैदावार की फ्राहमी और मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई कर रहे हैं। इन सालों के दौरान हमारा पार्क चीन में सब्जियों की तकसीम के सबसे बड़े मरकज़ में तब्दील हुआ है, जो मुल्क की बुनियादी वेजिटेबल बास्केट के तौर पर काम कर रहा है। सब्जियों की डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कलीदी खिलाड़ी के तौर पर किसानों को मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? ई कॉमर्स और ज़रई मसनूआत की तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ मवाफ़क़त पैदा करने के लिए ज़रई मसनूआत को महज एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसेज के साथ जोड़ने के बजाय हमने 2019 में एक कोरियर सॉर्टिंग सेंटर बनाया। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्लेटफॉर्म को सारिफिन के साथ ज़रई मसनूआत को बराह रास्त जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एजेंट्स की सर्विसेज को कम करके किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स पार्क में हमने एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देखी। दुकानदारों को फैसला साजी में मदद फराहम करने के लिए ये न सिर्फ सब्जियों के मयार के मुआयने के नताइज और सब्जियों की फ़रोख्त के हालिया अदादोशुमार को ज़ाहिर करती है, बल्कि इसमें पहले से नज़र न आने वाले मेट्रिक यानी शुगुआंग वेजिटेबल इंडेक्स की खुसूसियात भी होती हैं। शुगुआंग वेजिटेबल इंडेक्स, जो 2011 में बैरूनी तौर पर मुतारफ़ कराया गया था, एक जामे निज़ाम है जो सब्जियों की कीमतों और रसद के हुजम के रुझानात को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ये मसनूआत की साइंसी दर्जाबंदी पर मबनी है। इसमें 12 बड़ी कैटेगरीज, 140 सब कैटेगरीज और 233 छोटी कैटेगरीज शामिल हैं। ख़रीदो फ़रोख्त की कीमतों, हुजम और नुमाइंदा सब्जियों की मिकदार के आदादो शुमार इकट्ठे करके ये इंडेक्स ना सिर्फ कौमी सतह की पॉलिसी एडजस्टमेंट के लिए एक हवाला के तौर पर काम करता है, बल्कि किसानों को कीमतों के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा लगाने और इसके मुताबिक अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट करने में मदद करता है। यूँ बिलाखिर आमदनी को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। शुगुआंग मॉडल में डिजिटलाइजेशन महज एक टूल है। इसका बुनियादी मकसद किसानों की पैदावारी सलाहियत और आमदनी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करना है। इसके नतीजे में एक काउंटी की सतह की मईशत को फ़रोग मिलता है, जहां ज़राअत परवान चढ़ती है।
اس سے مضبوط صنعتی ترقی کو فروغ ملتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں وسیع پیمانے پر خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔